गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 12th का जो आपका अभी लेटर चल रहा है, पिछला जो वीडियो था वो था बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स। तो आज हम पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि बिजनेस लेटर को किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके क्या क्या बेसिक होते हैं, जिसमें आपको बता दूं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और ध्यान रखने योग्य बात आपकी एक तो थी रेसिपिएंट एड्रेस, यानी प्राप्त करने वाले का पता। उसका ध्यान आपको विशेष रूप से रखना पड़ता है कि कब उसमें एमएस या मैसर्स लगाना है या कब उसको नहीं लगाना है, कब मिस्टर का प्रयोग करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान उसमें देना होता है। फिर भी आपको एक बात पुनः बता दूं, आपको याद तो होगा कि जब भी किसी फर्म के नाम से डायरेक्टली आप कोई लेटर सेंड करते हो तो जब भी उसका एड्रेस लिखते हो, फर्म का नाम लिखने से पहले आप वहाँ पे M/करके S या फिर मैसर्स लिखते हैं। उसके बाद उस फर्म का नाम और नीचे की लाइन में वो जो स्थान होगा, जो शहर होगा, उसका नाम हम लिखते हैं। ठीक है। और इसी पे आधारित आपका जो सैल्यूटेशन होता है उसका भी ध्यान आपको रखना है कि जब भी आपने किसी व्यक्ति के नाम से पत्र भेजा है, जब किसी पदाधिकारी के पद को संबोधित करते हुए आपने पत्र को अगर भेजा है तो आप सर या डियर सर लिखते हैं। लेकिन यदि आपने सीधा फर्म के नाम से भेजा है, अर्थात कंपनी के नाम से, जहाँ पे आपने एमएस या मैसर्स भी लिखा हुआ है, तो वो मिस्टर का प्लूरल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि सर के स्थान पे उसका प्लूरल यूज़ करेंगे, सर्स करेंगे या फिर डियर सर्स करेंगे। तो ये हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था। उम्मीद है कि निश्चित रूप से वो वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। ये आपका 4th लेटर है, चौथा लेटर है। 3 लेटर से पहले हम पढ़ चुके हैं और मैं आपसे केवल यही उम्मीद करता हूँ कि जितना भी टॉपिक हमने अभी तक सीखे हैं उन सभी टॉपिक्स को रेगुलरली आप एक्सरसाइज करते रहें। नहीं तो ऐसा होता है कि जो 15 दिन पहले या 20 दिन पहले, 1 मंथ पहले जो हमने सीखा है, हो सकता है कि आप उसे भूल चुके हैं। लेकिन एक बार जब आप उसका रिवीजन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से वो फिर से आपके मस्तिष्क पे एकदम से याद हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। तो आज हम इस बिजनेस लेटर का आपको जो फॉर्मेट होता है बच्चों, आज हम इसके फॉर्मेट की बात करेंगे कि हाउ टू राइट द फॉर्मेट ऑफ अ बिजनेस लेटर, यानी जो व्यावसायिक पत्र होते हैं उसके फॉर्मेट को किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। तो फॉर्मेट समझा देते हैं हम। वैसे तो आपको पूरा ही समझा दिया था, फॉर्मेट फिर से समझा देते हैं तो थोड़ी और भी आसानी जो है आपके लिए हो जाती है। तो हम यहाँ पे एक एड्रेस लेंगे, सेंडर एड्रेस कोई सा ले लेते हैं। ये एक काल्पनिक कोई एड्रेस ले लेते हैं। अभी तो हमारा कोई क्वेश्चन तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन ये बताने के लिए कि यहाँ पे सेंडर एड्रेस लिखा जाता है। तो हम इसको शुरू करेंगे और ध्यान से सीखें। आपको कल मैंने बताया था, पहला पॉइंट था कि सबसे पहले किसी भी पत्र को लिखना शुरू करने से शुरू में ही आप क्या करते हैं कि जो भी सेंडर एड्रेस होता है उसको लिखते हैं। जो भी आपका नगर होगा, जो भी आपकी कॉलोनी होगी, उस कॉलोनी का नाम जो है आपकी पहली लाइन में आएगा और दूसरी लाइन में आपका जो है वो आपका शहर, टाउन, गांव जो भी है वो आ जाएगा। आप क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉप कर दें बेटा, यहाँ पे एक लाइन को आप छोड़ दें। ओके, ये सेंडर एड्रेस हो गया, एक लाइन हमने छोड़ दी। और आपको पता है कि सेंडर एड्रेस एंड डेट, ठीक है, हम डेट लिखते हैं, हम आज की डेट लिखते हैं और डेट है आज। इस प्रकार से अगस्त 4, 2020। ठीक है।
ये सेंडर एड्रेस हो जाता है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ी हुई है, ये चिन्ह कर दिया है, ये आपकी डेट हो जाती है, ये डेट उस दिन की है जिस दिन आप इस पत्र को लिख रहे हैं, ठीक है, डिस्पैच कर रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन हम फिर से जोड़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से। आपको एक बात बता दूं, पहले भी मैंने बताई हुई है, एक बार पुनः आपको बता देता हूँ कि ये चिन्ह जो कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक लाइन को छोड़ा गया है। आपको इस प्रकार से चिन्ह करने की, ये साइन बनाने की या क्रॉस करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं, आपको तो केवल लाइन छोड़ देनी। मैं तो बोर्ड पे थोड़ा संकेत दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको लाइन को छोड़ना है। यहाँ पे आपको जैसे लिखना हो, मान लो मैं कंपनी के नाम से लिख देता हूँ, ठीक है ना, और कंपनी के नाम से लिखेंगे तो हम क्या लगाएंगे, MS। क्या लगाएंगे बच्चों, MS लगाएंगे। और MS के बाद यहाँ लिख देते हैं MS गुप्ता गारमेंट्स, और यहाँ पर लिख देते हैं आप जो भी ठीक है। जैसे यहाँ सेंटर एड्रेस भी झाड़ो और ये फर्म भी जो झाड़ो में ही है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, MS गुप्ता गारमेंट्स और झाड़ो। अगर यही पत्र आप किसी पदाधिकारी के नाम से भेजते बच्चों, तो यहाँ पे MS लगाने की आवश्यकता नहीं थी, सीधा लिखते थी मैनेजर, फिर नीचे की लाइन में लिखते गुप्ता गारमेंट्स। और नीचे की लाइन में जब भी हम गुप्ता गारमेंट्स या फर्म का नाम लिखेंगे, पहले पद का नाम लिख दिया, ऊपर क्या लिख दिया, पद का नाम लिख दिया, ऊपर मालिक का नाम लिख दिया, ऊपर किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया, और नीचे जब भी उस फर्म का नाम लिखोगे तो आपको इस MS या मैसर्स को लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी आपके संज्ञान में आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। अब इतना हो गया तो एक लाइन आप यहाँ पे फिर से लीव कर दो बच्चों, ओके, नो प्रॉब्लम। और क्या है अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज द सब्जेक्ट। ओके, एंड सब्जेक्ट विल बी, सब्जेक्ट क्या होगा, मैंने बताया सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं रिगार्डिंग, सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं अबाउट, सब्जेक्ट लिख सकते हैं आप इन डिफरेंस ऑफ, या फिर ये, या तो केवल रिगार्डिंग से लिख दो, रिगार्डिंग का तात्पर्य आप समझते, रिगार्डिंग के संबंध में, तो इससे लिखोगे अगर तो इन तीन का प्रयोग नहीं करना। अबाउट से लिख सकते हो, अबाउट यानी के विषय में या के बारे में। अगर इससे लिखा तो इनका 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 प्रयोग आपको नहीं करना, ये किससे आए, सब्जेक्ट से पहले लिखे जाएंगे। अगर आपने इससे किया है इन डिफरेंस ऑफ यानी के संदर्भ में, तो के संदर्भ में लिखा है तो रिगार्डिंग का, अबाउट का, कंप्लेंट अगेंस्ट का आपको प्रयोग नहीं करना। अगर कोई कंप्लेन है तो आप कंप्लेंट अगेंस्ट से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और कंप्लेन नहीं है तो इसका तो कोई तात्पर्य है ही नहीं, औचित्य नहीं है। कंप्लेन है तो भी आप इनमें से किसी से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कंप्लेन केवल कंप्लेन से लिखी जाए, इससे भी कर दो, इससे कर दो, इससे कर दो, ठीक है। कंप्लेन केवल, ये केवल यूज कंप्लेन के लिए ही होगा, हालांकि यूज ये भी कर सकते हो, लेकिन इसका दूसरे में कोई प्रयोग नहीं है, ठीक है। कंप्लेन अगर नहीं है तो इनसे ही लिखोगे, उससे नहीं लिख सकते। इनमें से या तो इससे या अबाउट से या इन डिफरेंस ऑफ से या कंप्लेंट अगेंस्ट से लिखने के बाद आपका जो लेटर है, लेटर में स्पष्ट रूप से आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, उस सब्जेक्ट को इन शब्दों के, इन फ्रेजेस के बाद आप जोड़ देंगे एक लाइन में, ओके। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। और यहाँ पे हमें क्या करना है, आप चाहें तो एक लाइन को फिर से लीव कर दें, कभी कभी हमारा सब्जेक्ट भी बड़ा हो जाता है तो दूसरी लाइन में आ जाता है, तो भी ये लीव तो करनी है। और उसके बाद में आप करेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यहाँ पे कर दो, आप डियर सर भी कर सकते हो, डियर सर या डियर सर्स, है ना।
डियर सर कब और डियर सर्स कब, ये भी आप जान लें। मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी यहाँ पे एमएस लगा हुआ है बच्चों, आप खुद बताएंगे यहाँ पे डियर सर आएगा या डियर सर्स आएगा, ये आप बताएंगे। बिल्कुल आप जान गए होंगे कि यहाँ पे डियर सर्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एमएस दे रखा। केवल मिस्टर होता ना एमएस या मैसर्स ना होता तो क्या करते हम सर करते, लेकिन अगर यहाँ पे एमएस दे रखा है तो यहाँ पे जब भी एमएस आ जाए, या मैंने आपको बताया कि एमएस के स्थान पे एक शब्द और लिखा आ सकता है, और वो शब्द कौन सा है आपका, आप एमएस के स्थान पे इसको भी लिख सकते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे एमएस आप लगाएंगे या एमएस के स्थान पे जब भी आप यहाँ पे मैसर्स लगाएंगे तो आपको यहाँ पे सर्च का प्रयोग करना है। इसका नहीं किसका करना है, सर्च का। डियर सर्च कर सकते हो या केवल सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सैल्यूटेशन। अब हम बात करते हैं जो इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेटर या इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लेटर, द बॉडी ऑफ द लेटर, या कह सकते हैं मैसेज। तो मैसेज के लिए आपको मैंने बताए थे कई सेंटेंस, उनको एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ स्लैश करके, जो भी आवश्यकता पड़े उनमें से आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं अत्यधिक आभारी होऊंगा इफ यू काइंडली सेंड या सप्लाई अस। मतलब जो भी सामान आपको मंगाना है उसको सेंड का प्रयोग भी कर सकते हो, सप्लाई का प्रयोग भी कर सकते हो। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू काइंडली सेंड अस, या इफ यू काइंडली सप्लाई अस, जो भी मंगाना है वो आप लिख देंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप यहाँ पे ये स्लैश, समझ रहे हो, अगर कोई मंगाना है तो इसको लिखोगे यहाँ पे, ये मैंने या ऐसे कर लूँ मैं, ये तो हो गया पहला पॉइंट, और मैं यहाँ कर देता हूँ दूसरा पॉइंट। ओके, तो जब आवश्यकता हो तो आप इसको भी लिख सकते हैं। क्या था बेटा, आपको याद होगा कल आपको बताया था, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू से यू दैट, आई एम वेरी सॉरी टू से यू दैट, आप इसको भी लिख सकते हैं। या फिर मंगाने के लिए हमने एक और आपको बताया था, आई रिक्वेस्ट यू टू सप्लाई या सेंड अस, ठीक है। ये में से आपके ये जो मैंने 2-3 लिखा दिए हैं, एक तो एक ये आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू काइंडली सेंड, ठीक है। और भी कई प्रकार के पत्र होते हैं, वो तो जब एग्जाम्पल आएंगे उसके अनुसार कभी कभी चेंज भी होता रहेगा, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। तो जैसे आपको कोई चीज़ मंगानी है तो आप कहोगे कि वो बिजनेस लेटर है, मैं मंगाने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, अपना जो अफसोस है, जो रिग्रेट है, उसको शो करने के लिए हम पत्रों को अधिक लिखते हैं। ऐसे ही पत्र आप अधिक देखेंगे इसमें, इसलिए मैंने इन सेंटेंसेस को लिया है। हालांकि मैं कह दूंगा आपसे कि आप किसी कोई भी जो आपके जो हॉल होते हैं, होटल में कोई जो कॉमन हॉल होते हैं, उस हॉल को बुक करने के लिए, क्योंकि आपका विद्यालय जो है कोई फेयरवेल पार्टी का अरेंज कर रहा है, तो उसको बुक करने के लिए, उसके बारे में जानकारी, जो जानकारी है उसको अरेंज करने के लिए जब पत्र लिखेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा इनसे अलग हटके एक सेंटेंस जो बनता है वो हम जब उसका एग्जाम्पल करेंगे तब देख लेंगे। ये अफसोस के लिए, आई एम वेरी सॉरी टू से यू दैट, आपसे कहते हुए बहुत दुख है, कि खेद है। किस बात का खेद है, कि आपसे जो भी हमने जो भी आर्टिकल, जो भी सामान जो परचेज किया था उसमें किसी प्रकार की कोई खामी आ गई है। इस प्रकार का एक पत्र आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बार जो है वो आ चुका है,
डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन का, ठीक है। तो इस प्रकार के पत्र जो हैं आपके आ जाते हैं, उसको इससे हम शुरू कर सकते हैं। और ये भी आपके ऑर्डर को प्लेस करने के लिए आई रिक्वेस्ट यू टू सप्लाई, आपसे निवेदन है कि आप आपूर्ति कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है कि 2 से 3 सेंटेंस, 3 से 4 सेंटेंस इस सब्जेक्ट के आधार पर, जो इस सब्जेक्ट, इस विषय पे आधारित हो। ऐसा नहीं है कि आपका सब्जेक्ट कोई है और आप कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं। बच्चों में ये मैंने बहुत गलतियां देखी हैं। अक्सर मैं भी जब कोई कॉपी चेक करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि बच्चे जो हैं वो सब्जेक्ट से पूरी तरह से भटक जाते हैं अंदर। उन्हें नहीं पता होता हमें क्या लिखना है, तो मन में जो आ रहा है लिखते चले जा रहे हैं, भले ही गलत बन रहा है, उस टॉपिक से कोई उसका संबंध नहीं है। तो वहाँ पे वो आपका जो लेटर है, आपने जो ऊपर इतनी मेहनत की हुई है ना, वो यहाँ पे जो भी आपने लिखा है, इस गलती के कारण ये पूरी मेहनत जो है आपकी खराब हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, भले ही सेंटेंस आप 4 की जगह 3 बनाएं, लेकिन उचित बनाएं, और इस सब्जेक्ट के आधार पर ही आप अपने पत्र को लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये इस प्रकार से मैं ये लाइन कर दे रहा हूँ। इसका तात्पर्य ये है कि आपको इससे संबंधित 2 से 3 सेंटेंस जो हैं आपको पत्र के बारे में, आपके विषय के बारे में, ठीक है ना, आपका जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग में बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपके, क्योंकि जब हमारे सामने अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन जब तक नहीं है तब तक हमें क्या पता कि क्या लिखना है, तब तक यहाँ नहीं बता सकते। लेकिन कॉमन सेंटेंस आपके क्या हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं, वो इसका कर सकते हैं, हम इसका कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने काल्पनिक लिखा हुआ है आपको बस बताने के लिए। अब हमें क्या करना है, इसका एंडिंग फ्रेज करना है। तो हम एंडिंग फ्रेज देखो इस प्रकार से कर देते हैं, और आपको मैंने बताया भी था, यहाँ पे एक सेंटेंस तो आपका ये है जो आप कर दो, सो आई रिक्वेस्ट यू टू look into the matter and to ओके। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस मामले की जांच करें और आवश्यक कार्रवाई करें। कोई भी मान लो कोई चीज़ डिफेक्टिव है, आप उसकी कंप्लेन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यही कहेंगे कि मामले को पूरा जांचें, ठीक है ना, और उसकी जो भी आवश्यक कदम है उस कदम को आप उठाएं, ठीक है। नीडफुल स्टेप ले सकते हैं, एंड टेक नीडफुल स्टेप, एंड टेक एक्शन ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और कोई चीज़ हम मंगाते हैं तो मंगाने के लिए भी आप वही वाला सेंटेंस एक बार पुनः लिख सकते हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड। अब सेंड आपको जो भी है कि सो आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड अस। अब क्या आपने मंगाया है तो उसके लिए आप यहाँ पे उसके बाद उसको जोड़ देंगे। तो ये आपका फ्रेज जो है ये हो जाएगा, कोई खामी, कोई खराबी है, और ये कोई सप्लाई मंगाई है तो ये लिख सकते हो आप यहाँ पे। थैंकिंग यू लिख सकते हो, थैंक्स लिख सकते हो, विद थैंक लिख सकते हो, ठीक है ना। और लास्ट में यहाँ पे बच्चों योर्स फेथफुली लिख सकते हो, और यहाँ पे लिख दोगे आप सेंडर्स नेम, यानी जो भी पत्र को भेजने वाला है उसका नाम। आपको ये भी बता दूं कि बिजनेस लेटर जो है वो ऑफिशियल लेटर या फिर जॉब एप्लीकेशन लेटर या फिर लेटर टू एडिटर की तरह ज़्यादा लेंदी, मतलब कहने का तात्पर्य ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। ये जो भी आपके लेटर्स होते हैं ये टू दी पॉइंट होंगे, क्योंकि आप किसी भी बिजनेसमैन के पास, किसी भी फर्म के पास, किसी भी शॉपकीपर के पास आप भेज रहे हैं तो उनके पास इतना समय नहीं है कि आपके बड़े से पत्र को वो पढ़ें। तो टू दी पॉइंट लिखा होना चाहिए, जो भी बात कही गई है ना टू दी पॉइंट होगी तो तुरंत वो उसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है।
और भाषा, ये तो मैं अक्सर ही कहता आया हूँ कि भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसको आपने पत्र भेजा है वो कम से कम आपकी उस भाषा को समझ सके कि आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से सरल और अच्छी भाषा का प्रयोग जो है पत्र में करना है। तो ये छोटे छोटे लेटर्स होते हैं। अगले वीडियोज़ में हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका जो है एक फॉर्मेट हो जाता है। इतना तो आपको बिल्कुल कंठस्थ याद रखना ही है। बीच में किस प्रकार से हम सेंटेंसेस को जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, तो वो हम जो है अगले वीडियोज़ में देखेंगे। हम काफ़ी एग्जाम्पल्स भी करेंगे, जिस प्रकार से हमने लेटर टू एडिटर के, ऑफिशियल लेटर के काफ़ी एग्जाम्पल किए हैं। और अधिक एग्जाम्पल करने का मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि बच्चों के अंदर सेंटेंस बनाने की जो एक झिझक है, जो एक प्रॉब्लम है, वो किसी भी प्रकार से दूर की जा सके, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा ही फॉर्मेट जो है बिजनेस लेटर का समझ में आया होगा और आप निसंदेह इसको याद करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहें। हम अगले वीडियो के साथ जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।